हमारे साथ सुंदरम म्यूचुअल फंड के सुनील सुब्रमण्यम सर रेडी आपको आपकी स्क्रीन्स पे नजर आएंगे। सुनील सर, गुड मॉर्निंग। गुड बस मॉर्निंग। सुनील सर से बातचीत करने का एक पेग मिला बढ़िया सा। यतिन बगल में बैठे हैं और एक बढ़िया सी रिपोर्ट आई। ऑफ लेट आपने सुना होगा वो कम वोटर टर्नआउट, उसका रिजल्ट रिलेटेड, इलेक्शन वर्डिक्ट रिलेटेड इम्पैक्ट, उससे बाजार में नर्वसनेस, विक्स का उछलना। कोई दिग्गज ब्रोकरेज क्लैरिफाई कर रही है क्या अपडेट्स हैं एंटीक की तरफ से? क्या कहते हैं इसके लिए मैंने और आपने वो नेता टाइप कपड़े पहने हैं। हाँ। क्योंकि माहौल चुनावी है और मुंबई में मंडे को वोटिंग आपको जरूर करनी है। यस। तो क्योंकि बाजार मंडे को बंद रहेंगे तो आज ही हम मैसेज दे देते हैं हमारे व्यूअर्स को। तो ये एक बात हुई। देखिए, टर्नआउट बढ़ाना है। टर्नआउट बढ़ाना है। तो देखिए, जहां तक कि एंटिक स्टॉक ब्रोकिंग का सवाल है, इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकाली है बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी है उसको लेके, और जो गवर्नमेंट अभी करंटली है उसको कोई रिस्क नहीं होगा ये चुनाव जीतने में, ऐसा उनका मानना है। ये हमारा व्यू नहीं है, ये एंटिक ब्रोकिंग का व्यू है। सबसे पहले अगर हम बात करें 2019 के मुकाबले, लोगों को लगता है कि वोटर टर्नआउट कम हो रहा है और शायद इससे एक रिस्क हो सकता है, एंटी इनकम्बेंसी हो सकती है। एंटी के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट आशीष, जो 1.7% यानी लगभग 1.25% वोटर जो हैं वो दिव्यांग हैं और वृद्ध लोग हैं जो 80-85 ईयर्स के ऊपर हैं। तो इनको एक बैलेट की व्यवस्था करके दी है इलेक्शन कमीशन ने। यानी ये घर पे इनके जो इलेक्शन ऑफिसर जाएगा और उनके वोट जो है बैलेट पे लेके आएगा। और अगर यहाँ आपको एक मैक्सिमम टर्नआउट दिखता है ओवरऑल, तो ये मदद करेगा पूरी टैली को बढ़ाने में। तो जो आपका वोटर टर्नआउट आपको कम दिखता है, बहुत सारे आर्मी के लोगों को भी ये व्यवस्था मिलती है, दिव्यांगों को ये व्यवस्था अभी मिली हुई है, तो कहीं ना कहीं ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा, ऐसा एंटी का मानना है। ये एक बात। दूसरी बात कि 2019 में जो बीजेपी ने मार्जिन जो ज़्यादा मार्जिन वाली सीट जीती थी, वहाँ टर्नआउट कम हो रहा है। तो बीजेपी की जो विनर्स हैं इनको कोई असर नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्जिन ऑलरेडी बढ़ा था। तो टर्नआउट कम होता है तो इतना असर नहीं होगा। लेकिन जो सीट्स में कांग्रेस छोटे मार्जिन से जीती है, वहां वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है, जिसका फायदा बीजेपी को हो सकता है, ऐसा एंटिक ब्रोकिंग का मानना है। इनफैक्ट 2004 में जो इंडिया शाइनिंग कैंपेन फेल हुई थी, लोगों को लगता है कि बीजेपी थोड़ा रिलैक्स मोड में, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट एंटिक के हिसाब से इलेक्शन कमीशन का डेटा यह बताता है कि मैक्सिमम जो एड स्पेंडिंग है वो बीजेपी की हुई है इस इलेक्शन में, और ज्यादा से ज्यादा कैंपेन भी बीजेपी की हुई है। तो बीजेपी ने कोई स्टोन बाकी नहीं रखा है टर्न करने का, अनटर्न नहीं छोड़ा। हाँ। तो पूरी तरीके से जो है, अगर आप वोटर टर्नआउट की बात करें, आप एड्स की बात करें, आप एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात करें, सब जगह झोंक रखा है। तो ये रिस्क नहीं लगता। इनफैक्ट एंटी को लगता है कि पिछले टाइम के मुकाबले, 2019 के मुकाबले 2024 का जो चुनाव है, यहां ज्यादा सीटें आ जाएंगी बीजेपी को। चलिए, वो तो खैर 1 तारीख का शाम का एग्जिट पोल और 4 जून का फाइनल आउटकम बताएगा होना क्या है। लेकिन सुनील सर, आप लोग भी एएमसी में नर्वस होते थे कि वोटर टर्नआउट के आंकड़े गिरते हुए देख के, मार्केट्स रिलेटेड कोई कोरिलेशन आपने बिठाया था, या कोई कोरिलेशन है नहीं, हम लोग फालतू टेंशन लेते रहते हैं? नहीं, हमने खाली ये कोरिलेशन देखा कि क्या ये इलेक्शन के पहले जो वॉलेटिलिटी यहाँ पे आई है, पिछले इलेक्शन के माफिक कम या ज्यादा है, वो ब्रॉडली उसी ट्रेंड में है। ये कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। 60 डे प्रायर टू इलेक्शन का वॉलेटिलिटी करीबन सिमिलर रहा है हर इलेक्शन में। तो ये कोई नई चीज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हमें फुर्सत नहीं है ये सब बातें सोचने की। मैं क्यों कह रहा हूं ये, कि म्यूचुअल फंड निवेशक हमें इतना पैसा दे रहे हैं। इस महीने की आंकड़े देखे तो 35,000 करोड़ अब तक पैसे आए हैं। अब क्या है मौका कि हमारे पास, हमारी रिस्क मैनेजमेंट के तौर पर इंडस्ट्री की, मे बी कुछ फंड हाउसेस 5%, कुछ 10% तक कैश बैलेंस अलाउ कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं। यानी आपको 90% जो पैसा कस्टमर का आया उसको मार्केट में डालना ही पड़ेगा। अब बात यह है कि कुछ फॉरेन निवेशक, जो हेज फंड में मानता हूं, जो शॉर्ट टर्म में, एक दिसंबर 3 की जो आंकड़े असेंबली रिजल्ट्स के आए थे ना, तब दिसंबर के महीने में 70,000 करोड़ नेट एफआईआई फ्लोज था हमारे मार्केट में। तो उसमें जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स है, वो ऐसे आंकड़े जो कह रहे हैं ना, वोटर टर्नआउट, ये वाली बात सुनकर मार्केट में जो भी बढ़त दिसंबर से आज तक हुआ, उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर पैसा लिक्विडेट करना शुरू किया, खाली वो। तो ये डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड की अच्छी बात हुई कि पैसा आ रहा है कस्टमर से,
डिप्लॉय तो करना है 90%, एट द सेम टाइम एफआईएस बेच रहे हैं। तो ऐसा बात नहीं है कि सबके दाम बढ़ गए, नहीं, क्योंकि एफआईएस बेच रहे हैं, हमें रीजनेबली स्टॉक्स भी मिल रहे हैं, तो हमारी कोई दिक्कत ही नहीं है कि जाके खरीदने के लिए। तो ऑलमोस्ट 1:1 मैच हुआ है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड फ्लोज और एफआई के आउटफ्लोज। तो जो भी स्टॉक्स वो बेच रहे हैं उसमें गिन चुन के अच्छे जो है, जहां पे करेक्शन थोड़ा हुआ है, वो हम जम के खरीद रहे हैं। तो हमारे लिए ये इलेक्शन वाली जो वॉलेटिलिटी है ना, ये हमारे लिए एक्चुअली अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन चुकी है, नंबर 1। और नंबर 2 बात ये कहूंगा मैं कि वैल्यूएशंस की भी बात उठ रही है, क्योंकि डोमेस्टिक फ्लोज लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी क्षेत्र में डिप्लॉय होते हैं, वरस एफआई जो बेचते हैं वो खाली लार्ज कैप को बेचते हैं। तो हर लार्ज कैप जो बेचते हैं वो जाके नहीं खरीदेंगे, हम मिड एंड स्मॉल कैप भी खरीदेंगे। इसलिए मिड एंड स्मॉल कैप की रिलेटिव वैल्यूएशंस आज लार्ज कैप के कंपेरिजन में आज महंगी दिख रही है, क्योंकि आप सब उसको 1 ईयर फॉरवर्ड में देख रहे हैं। मगर असलियत यह है कि हर म्यूचुअल फंड मैनेजर इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ स्टोरी वाले स्टॉक को खरीद रहा है, जो अगले 3 से 5 साल में आपको ईपीएस ग्रोथ डिलीवर करेंगे। आपको शायद 1 साल में नहीं दिखेगा, बिकॉज ये सब हाई ऑपरेटिंग लेवरेज, हाई फाइनेंशियल लेवरेज कंपनियां हैं मिड एंड स्मॉल कैप में। तो पिछले जो एक लॉन्ग डिकेड में कैपेक्स का ग्रोथ नहीं हुआ, तो ये कैपिटल गुड्स ऐसे सेक्टर्स में बहुत गिरावट आई थी। तो आप जो रिकवरी होगा ना, आप उसको 1 साल के मायने से देखेंगे तो आपको महंगी लगेगी, मगर सेम 3 या 5 साल की ग्रोथ को आप प्रोजेक्ट करेंगे और डिस्काउंट करेंगे तो अभी भी वो नॉट उतना महंगा नहीं लगेगा। तो इसलिए मेरे लिए ये जो वॉलेटिलिटी की बात है, हम ये नॉइज से कुछ नहीं लेते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड मैनेजर ये इलेक्शन के पहले वॉलेटिलिटी है और इलेक्शन के बाद ठीक होगी, उससे तो 3 महीने की आउटलुक से नहीं खरीदता है। तो जो भी करेक्शन आ रहा है, एक लॉन्ग टर्म निवेशक जैसे हमारे निवेशक है और म्यूचुअल फंड मैनेजर्स भी है, उनके लिए ये वॉलेटिलिटी एक अच्छे खरीदारी की मौका है। हम जम के खरीद रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आशीष इसे कहते हैं, जब पॉकेट में पैसा हो ना तो कन्विक्शन चरम पे होता है। ठीक सुनील जी की अगर आप देखें भाषा शैली, वो यही कह रही है इस वक्त, कन्विक्शन है ना। भाड़ में जाए वॉलेटिलिटी, हमारे पास पैसा है, हम ग्रिप करेंगे। अच्छा, ये ग्रिप करने के जब नाम आता है ना सर, अब आप ये देखिए, ये जो ग्रिप आई ऑलमोस्ट आप 21,900 तक रिट्रेस हुए। 2 चीज़ें थी, क्वालिटी का भी प्राइस डैमेज हुआ और जो चीज़ क्वालिटी वाली नहीं थी उसका प्राइस डैमेज भी हुआ। क्वालिटी का आधार क्या है इस वक्त? आपने ये जाता हुआ बीता हुआ अर्निंग सीजन देखा, सबसे प्रेफर्ड स्पेस क्या है और इस 1000 अंकों के डिप में आप लोगों ने क्या सबसे ज़्यादा एक्यूमुलेट किया? तो मैं समझता हूँ कि जो फिलहाल में ज़्यादा चढ़ा नहीं है वो है कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी के स्पेस, बिकॉज कंजम्पशन की ग्रोथ ऑनेस्टली कोविड के बाद की जो बाउंस बैक वी शेप की बात हो रही थी उतना जम के नहीं हुआ, और पैसा भी ज़्यादा इंफ्रा के ऊपर चला गया। तो वैल्यूएशंस उनके नंबर भी अच्छे नहीं थे और वैल्यूएशंस में भी वो थोड़ा कंफर्टेबल है कंपेयर टू इंफ्रा। तो मेरे ख्याल में मगर वो असली स्टोरी है इंडिया का, क्योंकि अल्टीमेटली नौकरियां तो बननी है, इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी तो बढ़ना है। तो हमारे लिए ये ध्यान जो मार्केट का इंफ्रा के ऊपर जाकर कंज्यूमर से हट गया, वही एक खरीदारी का मौका बना और गुड क्वालिटी कंपनीज वहां पे हम कंसिस्टेंटली खरीद रहे हैं, वो नंबर 1। नंबर 2, फिलहाल में ये आरबीआई के तौर से ये कंज्यूमर लेंडिंग के बारे में कुछ उन्होंने कैपिटल एडिक्वेसी का ये बढ़ाया, फिर खबर आई कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक्स के घट रहे हैं, तो इसलिए वो जो उम्मीद थी वो नहीं चल रही, और बड़े कुछ दिग्गज बैंक में भी जैसे एफआईएस ने थोड़ी बिक्री की। तो बैंकिंग में भी जो सॉफ्टनेस रिसेंटली आया है वो हमारे लिए अच्छे क्वालिटी बैंक्स को खरीदने का बहुत बढ़िया मौका मैं समझता हूं, क्योंकि असलियत यह है कि कैपेक्स स्टोरी के अंदर अब वो प्राइवेट सेक्टर का एक्सपेंशन वाला कैपेक्स अभी जम के शुरू नहीं हुआ। जब वो शुरू होगी 6 महीने, साल, 1.5 साल में, तो बैंकिंग का हाथ उधर बहुत जरूरी है, क्योंकि 70% हर प्रोजेक्ट का फाइनेंसिंग बैंक तो करती है। तो भले ही आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन में थोड़ा कंप्रेशन दिखे, एब्सोल्यूट लोन ग्रोथ का जो बात है ना, तो ईपीएस की बढ़त होनी ही है। तो मेरे लिए बैंकिंग सेक्टर में अच्छे गुड वेल फंडेड वेल कैपिटलाइज्ड बैंक्स खरीदना का अच्छा मौका है। और एफआईएस भी जब बेचते हैं तो बैंकिंग, क्योंकि 35% ऑफ द लार्ज कैप इंडेक्स है, तो गिरावट भी उधर ही थोड़ा बहुत आ रही है। तो ये हमारे लिए वो भी एक अच्छी खरीदारी की एक मौका मिला है। तो ज्यादातर मैं कहूंगा कि स्पेस और कंज्यूमर डिस्ट्री स्पेस में ही हमने ज्यादा खरीदारी करी है। बढ़िया, इसे कहते हैं कन्विक्शन। सुनील सर और इनके सारे पीयर्स, इन्होंने एफआईएस की सेलिंग एब्जॉर्ब करी बढ़िया तरीके से, हम और आपने कंट्रीब्यूट करा। ये जलवे अब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के।